नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और मेरे साथ मुझे कहना चाहिए सबसे वायरल जनरल जो है वो हमारे साथ है, मेजर जनरल जीडी बख्शी। ईरान, इजराइल और यूएस में जो जंग छिड़ी हुई है उसमें सबसे ज्यादा बात अगर किसी की सुनी जा रही है और सबसे ज्यादा जिन्हें देखा और पसंद किया जा रहा है वो जनरल बख्शी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आभार भी। Thank you for having me. तो सर कैसा लग रहा है अभी जो वायरल हो रहा है जनरल, वो ना ईरान का है, ना यूएस का है, ना इसराइल का है, वो आप हैं। इस लाइन पे अगर कोई सुनना चाहता है तो वो आपकी बात सुनना चाहता है सर। बेटा, आई एम अ मिलिट्री प्रोफेशनल। 37 साल मैंने भारत के सेना की सेवा की है। मैं सर्विस शुरू करी थी 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के साथ। फिर मैं लड़ा पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। फिर मैं लड़ा कारगिल में, अपनी पलटन कमांड करी भीषण युद्ध में। 6 जवान शहीद, 21 घायल मेरी कमांड में। हमें काफी खूब मैंने मौतें देखी हैं। देन आई फॉट इन किश्तवाड़ ऑलमोस्ट 3 इयर्स, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, बड़े डिफिकल्ट टेरेन में, डिफिकल्ट इलाके में। और फाइनली जब मैं मेजर जनरल बना तो मैंने 2 साल तकरीबन रजौरी पुंछ को पैसिफाई किया, वहां टेररिस्ट की कमर तोड़ी थी। तो मुझे लड़ाई का तजुर्बा बहुत है। As a professional soldier, I make it a point to analyze every conflict और किस दिशा में जाएगा आई ट्राई एंड प्रिडिक्ट। एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन जब आपकी प्रोफेशनल जो की फोरकास्टिंग है दैट कम्स टू बी एक्यूरेट और इज योर एनालिसिस इज रियलिस्टिक। तो जब ये जंग शुरू होने वाली थी तब भी मैंने कह दिया था कि लोग सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला को एक दिन में मसल दिया चींटी के जैसे, और अब वो ईरान की ऐसी तैसी कर देगा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ईरान इज नॉट वेनेजुला। वेनेजुला इज मोर फेमस फॉर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड पेजेंट्स एंड बेचारों की फाइटिंग ट्रेडिशन नहीं है इतनी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे चीजें चल रही हैं, मार खाने से आप सीख जाते हैं लड़ाई। लेकिन ईरान वॉज अ डिफरेंट कप ऑफ टी ऑल टुगेदर। और मेरा प्रोफेशनल एनालिसिस ये था कि ईरान विल बी एबल टू पुट अप अ बिग फाइट। नंबर 2, ये सेमिनल युद्ध होगा 21वीं सदी का। ये फैसला करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से, अपनी बुलिंग से दुनिया को वापस यूनिपोलैरिटी की तरफ धकेल पाएंगे या मल्टीपोलैरिटी पक्की हो जाएगी, उभर कर आएगी। जो लड़ाई हमने देखी है, 19 दिन हो गए हैं, अभी तक आप ईरान को कुचल नहीं पाए हैं। आप उसके लीडर, आपने पहले दिन ही 48 मार दिए थे, खमैनी मार दिया था। दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे सरेंडर कर दो, मेरे जूते चूमो, जूते चाटो। हमने तो कुछ होता नहीं देखा साहब। 19 दिन हो गए, आपके जूते चाटने के बजाय वो आपको वापस टिका रहा है और अच्छी तरह से टिका रहा है। ठीक है साहब। उसने फर्स्ट डे पे जो अमेरिकन बियॉन्ड ओवर द होराइजन रडार ANPFS-132, ऐसे केवल 6 रडार हैं दुनिया में जो 5000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया और अंधा कर दिया अमेरिकन और इजरायली डिफेंडर्स को, जिनको 10 से 15 मिनट की अर्ली वार्निंग मिलती थी। आप आज 1-2 मिनट या आधा मिनट की अर्ली वार्निंग मिल रही। ठीक है, और मतलब जो उनके इंटरसेप्शन है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। उन्होंने कोई 3 थर्ड बैटरीज ठोक दी है ईरान ने। उन्होंने 5 F-15 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। कोई रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 F-16 भी गिर गए हैं। एक रिपोर्ट आई थी मीडिया की, येट टू बी कंफर्म, लेकिन उन्होंने कतार में ग्राउंड पे हमला करके 7 F-35 जहाज बर्बाद कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया में जो कि ऑयल टैंकर्स हैं KC-135, 5 ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय किए हैं। अमेरिकन अखबारों में रिपोर्ट आ रही है कि एक डिस्ट्रॉयर को हिट किया है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट किया है।
इसीलिए बड़ी तेजी से अमेरिका ने जापान से जो त्रिपोली असॉल्ट शिप है, जिसमें 2500 2500 मरीन्स हैं, मरीन 31 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट MEU, वो जापान से आ रहा है, सिंगापुर पार करके साउथ चाइना सी पहुंच गया है। अगले 4-5 दिन में वो यहाँ पे आ जाएगा। कहा जा रहा है कि फोर्ड कैरियर को विड्रॉ करना पड़ रहा है, उसको ठोका है ईरान ने। ठीक है साहब, अब आप जितना भंगड़ा कर ले, हम जीत गए, इंफॉर्मेशन वॉर, आप सब ब्लैंक आउट कर दें जो चोट आपने खाई है। अब कहा जा रहा है कि कल उन्होंने लारेजानी को मार दिया। सो व्हाट, क्या लड़ाई खत्म हो गई? अगले दिन हथियार डाल दिए ईरान ने। अरे जब खमाइनी के मरने पे, 48 जर्नैलों के मरने पे हथियार नहीं डाले, तो लारेजानी के मरने पे आप क्या भंगड़ा पा रहे हैं? यू नो, वो ईरान समझ गया है आपकी जो युद्ध शैली है, जो कि आपकी लड़ाई की टेक्निक है, कि भाई युद्ध के पहले दिन हिटलर को मार दो, युद्ध के पहले दिन हिटलर को मार डालो, लड़ाई खत्म, पैसा हजम। स्टालिन को मार दो, ज़ुकोव को मार दो। अगर अमेरिका आपका दुश्मन है तो आप क्या कहते हैं, लड़ाई के पहले दिन आइजनहावर को मार दो, इसको मार दो, और लड़ाई खत्म। ये जो टेक्निक थी, ये मोसाद ने इसको इजाद किया, इंटेलिजेंस एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड, और उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ AI सॉफ्टवेयर। हाँ, कि दुश्मन के लीडर का पैटर्न ऑफ लाइफ पकड़ लो, कब उठता, कब बैठता, कहाँ दफ्तर जाता, कौन से रास्ते जाता, कौन से रास्ते आता, क्या खाता है, क्या पीता है, और फिर उसको मार डालो। आपने पहली बार ट्राई किया ये दिसंबर 2024 हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, नासिरुल्लाह को मार दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब मार डाले, और वाकई हिजबुल्लाह के घुटने टिका दिए, क्योंकि पहली बार ये चपेट लग रही थी किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को। बड़ी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी हिजबुल्लाह, अच्छा लड़ी थी 2003 में, लेकिन उसके घुटने टिका दिए साहब। डिकैपिटेशन लीडरशिप स्ट्राइक, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्राइक। ओके, नेक्स्ट वो इस्तेमाल किया पिछले साल ईरान के खिलाफ, जून 2025 में, और वो वहां पे उनके पहले दिन ही कोई 25 सीनियर कमांडर मार दिए। 18 घंटे लगे ईरान को रिटेलिएट करने में। अब तीसरी बार यही चीज फिर करी है, और बड़े पैमाने पे। इस बार तो खमैनी को मारा, 48 टॉप लीडर मार दिए। इजराइल ने 48 टॉप लीडर मार दिए। सबकी लोकेशन थी उनके पास, हैक कर लिए थे सारे वीडियो कैमरा जो ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं। ट्रैफिक में पता चलता है कि सीनियर लीडर यहां से यहां गया, ये कमांडर यहां से यहां है, वो सब हैक कर लिए, और पता चल गया, और आपने ठोक दिया। लेकिन ईरान इस बार तैयार था, उन्होंने स्टडी किया था पैटर्न, और ऑल प्रोफेशनल आर्मीज, कोई हमला होता है उसको स्टडी करती हैं, सीखती हैं, काउंटर मेजर बना देती हैं। काउंटर मेजर क्या था? उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मोज़ेक पैटर्न बना दिया। उन्होंने 31 जो गार्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरान में, ऑल ओवर ईरान, हर एक के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन है। उन्होंने लड़ाई के पहले उनको आदेश दे दिए कि अगर हम सब मारे जाएं तेहरान में, कोई फिक्र नहीं, तुमको टारगेट लिस्ट दी हुई है, तुमको आदेश दिए हुए हैं, आदेश आए ना आए, यू आर फ्री टू फायर, फायर एट विल, जो भी टारगेट दिए ठोके जाओ, ठोके जाओ, ठोके जाओ। नतीजन आधे घंटे के अंदर ईरान ने पलटवार कर दिया, जो आज भी चल रहा है। आप जितना मर्जी भंगड़ा करें कि मार डाला, पीट डाला, कूट डाला, फाख्ते उड़ा दिए, ये कर दिए, यू कैन यूज ऑल द एडजेक्टिव्स दैट यू वांट। द सिंपल फैक्ट इज ईरान इज स्टिल फाइटिंग बैक। ईरान ने बातचीत से भी मना कर दिया, कोई ऑफ रैंप आपको नहीं दिया। इसे यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट फिनिश्ड। और लारेजानी ने मरने के पहले कहा था कि अमेरिका इज प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर 4 to 5 वीक्स। हम जो है 4-5 महीने लड़ने को तैयार, एंड दे हैव शोन दैट। और उनके जो मिसाइल्स है, दे आर प्रूविंग टू बी फार मोर एक्यूरेट। यू सी,
वो पहले गाइडेंस होता था जीपीएस पे, जो अमेरिकन उसको जैम कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अब वो चाइनीज विदियाओ सैटेलाइट्स के गाइडेंस पे चल रहा है। द एक्यूरेसी हैज बीन डेडली। ठीक है, उन्होंने अब जो है अमेरिकन के सारे बेसिस तकरीबन ठोक दिए हैं। मिडिल ईस्ट की गल्फ शेकडॉम्स, जहां भी जिन्होंने भी अमेरिका को बेसिस दिए, पैसेज दिया, एयर स्पेस दिया, उसके ऊपर हमले कर दिए हैं। ठीक है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर किसी को छोड़ ही नहीं रहे। अगर आपने लीडरशिप ना मारी होती तो शायद कोई बातचीत का तरीका होता, कोई ऑफ रैंप का चांस होता। आपने खुद ही लड़ाई करने के पहले खत्म कर दिया। अब ऑफ रैंप नहीं होगा तो आप कोई चौधरी नहीं बन गए। You have created a problem for the whole world because Iran has blocked the Gulf of Hormuz. 20% दुनिया का ऑयल वहां से जाता है, 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अ डे। समझ रही हैं आप? ना सिर्फ ऑयल और गैस जाती है, वहां से फर्टिलाइजर जाता है, यूरिया जाता है। अभी टाइम आ गया है आपकी फसल बोने का। कैसे बोएंगे? अमेरिका में फसल बोने का नुकसान हो जाएगा। अमेरिका में भी फूड क्राइसिस आ सकता है अगले साल। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि पूरी दुनिया की मैंने तबाही मचा दी, वानर सेना जैसे। लेकिन साहब, आपकी अपनी तबाही हो रही। द इन्फ्लेशन रेट इन अमेरिका बिफोर द वॉर स्टार्टेड वाज 2.6%। आज पेट्रोल का दाम $138 तक पहुंच गया है। इन्फ्लेशन रेट 4.5 से 5% पे आ गया। ये $150 पे जब रेट पहुंच जाएगा तो 6% इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। तेल की कीमत लड़ाई के पहले $2 से $3 प्रति गैलन थी अमेरिका में, आज 4 से 5 पे आ रही है। और ऐसा ही लड़ाई चलती रही। बोले हमें मजा आ रहा है, हमारा पेट्रोल महंगा बिकेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं दुनिया मर रही है, हम मुनाफा बनाएंगे। क्या घटिया बातें हैं यार, इतने ऊंचे दर्जे से। ठीक है, बात यह है साहब कि आपने दुनिया की खाट कड़ी कर दी है। जो भी इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी पोस्ट कोविड, आपने उसका भट्टा बिठा दिया है। द लॉन्गर दिस वॉर लास्ट, देयर विल बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे। दिस इज द बिगेस्ट ऑयल शॉक इन द हिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। It is affecting manufacturing goods, it is affecting transportation, it is affecting air travel, it is क्या कौन सा सेक्टर अफेक्ट नहीं किया है? फर्टिलाइजर अफेक्ट हो गए हैं, फूड क्राइसिस हो जाएगा अमेरिका में, अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज में। बुरे हाल कर दिए हैं इस शख्स ने ये वॉर स्टार्ट करके कि मैंने वेनेजुला को मसल दिया, अब मैं ईरान को मसलूंगा। क्या आप जानती हैं इसने क्यूबा पे भी एक्शन शुरू कर दिया, वहां पे साइबर अटैक करके सब लाइट बत्ती गुल कर दी। आर यू मैड? आर यू इनसेन? मतलब आप चाहते क्या है? दुनिया की तबाही लेके हिटलर के बाद तुम आए हो। अब दुनिया क्या बोले, हाइल हिटलर बोले या हेल डोनाल्ड ट्रंप? इसके मांगा वाले तो हेल कर रहे हैं, लेकिन वो भी हिल गए बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड कि आई विल एंड दीज फॉर एवर वॉर्स, आई विल नॉट हैव एनी प्रोट्रैक्टेड वॉर, क्विक इन क्विक आउट, सिर्फ एयर पावर इस्तेमाल करूंगा, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। इसने अपने मिलिट्री कमांडर की नहीं सुनी। जनरल डैन केन, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उसने लड़ाई के पहले इसको बोल दिया था कि साहब हम टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव सारे हासिल कर लेंगे, जो हुक्म आप देंगे हम कर देंगे, लेकिन रिजीम चेंज जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डाले जाए नहीं हो सकता। कितने बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए? 2 लाख, 200,000। कब तक? 18 महीने। 18 महीने। कितनी कैजुअलिटी होगी? 15,000। फिर भी आपने ये हुड़मती में कर दिया। अब आप भुगत रहे। आपने सोचा ये बकवास करते हैं, इनको कुछ नहीं पता, मैं सब जानता हूं, आई एम इंट्यूटिव। हिटलर की भी इंट्यूशन थी जो फेल हो गई थी साहब टुवर्ड्स द एंड। पहले पहले उसने भी मार दिया था, ठोक दिया था, ब्लिट्सक्रीग किया था, फिर उसको मुंह में पिस्टल लगा के सुसाइड करनी पड़ी थी।
तो साहब ये दुनिया, अब देखिए प्रॉब्लम ये है, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर द, इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स, यू आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अमेरिका जैसा देश पहले वेनेजुला पे चढ़ता है, फिर ईरान पे, फिर क्यूबा पे, फिर कहता है ग्रीनलैंड पकड़ूंगा, कनाडा पकड़ूंगा, वेयर विल इट स्टॉप? कल क्या वो भारत में हमला करे? ऑलरेडी भारत में कुकी लैंड बनाने के लिए वो मर्सिनरीज भेज रहा है, यूक्रेन के बंदे ड्रोन वाले भेज रहा है, वो पकड़े गए। यू नो, श्रीलंका कलर्ड रेवोल्यूशन, बांग्लादेश कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल कलर्ड रेवोल्यूशन, लद्दाख में गदर, $1 अरब खा गए हमारे, हमारे जो जेट इंजन देने थे 100, 5 और 2 7, पहले 2 दिए थे 3 साल में, फिर बड़ा रोए पिट्टे तो 5 और दे दिए। 95 97 अभी भी ये पकड़ के बैठा हुआ, दे नहीं रहा, पैसे खा गया, पीठ में छुरी घोंप रहा है, मुंह में राम राम, बगल में छुरी है साहब। मैं तो समझता हूं अगर भारतीयों को शत्रु बोध अभी तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। आप तो इस देश में भी बहुत से लोग हैं कि हमने 250 साल राज किया है, हम पे राज किया है गोरों ने, हमको बूट चाटने की अच्छी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। तो आप बूट चाटेंगे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के? माय फुट। अभी तक भारत ने अच्छा रिस्पांस दिया है, एंड वी शुड कंटिन्यू टू मेंटेन आवर डिग्निटी एंड बैलेंस। ठीक है, और ये सेमिनल युद्ध होगा इस शताब्दी का। क्यों? ये फैसला करेगा कि विल डोनाल्ड ट्रंप टेक द वर्ल्ड बैक टू यूनिपोलर ऑर्डर, विल ही टेक इट बैक टू द era ऑफ colonialism, will he restart slave trade from Africa? है क्या साहब ये? Then third world has to give a pushback. And in one way, I am, as a military professional, satisfied that Iran has given a solid pushback. केक वॉक नहीं थी ये। अगर आप केक वॉक ढूंढ रहे थे, उसने एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ी है और बड़ी बाखूबी से लड़ी, काफी प्लानिंग करके लड़ी है। 20 साल वो इसी की प्रैक्टिस कर रहा था। गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिए, आप खोल नहीं सकते। अब आप बोल रहे हैं नेटो तुम इधर आओ, अपने फ्रिगेट भेजो, डिस्ट्रॉयर भेजो। 8 डिस्ट्रॉयर चाहिए एक एक ऑयल टैंकर कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट करने के लिए। खुद तो आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भगा दिए वहां, इब्राहिम लिंकन निकाल लिया, फोर्ड को चोट लग गई है, पड़ गया है, वापस जा रहा है। त्रिपोली आप बुला रहे हो, आपसे तो समझ नहीं रहा। आप कह रहे हो लड़ाई शुरू मैंने करी, बंदे मरने चाहिए तुम्हारे, मेरा नहीं मरे तो मेरे को पॉलिटिकली नुकसान। इफ आई हैव बॉडी बैग्स आई विल सफर पॉलिटिकली। तो आप अपने जहाज भेजो, अपने बंदे मरवाओ। वो कह रहे हैं हम क्यों मराएं, तुमने पूछ के लड़ाई शुरू की थी। नहीं नहीं साहब, आप ना किसी की सुनते हैं, ना परामर्श लेते हैं। आपने तो पागलपना करके हमको पेट पे लात मारी है साहब, पूरा हमारी इकोनॉमी का नुकसान किया है। यूरोप का तो भट्टा बिठा दिया है। पहले सस्ता तेल और गैस लेते थे रूस से, क्योंकि वो नजदीक है, ज्योग्राफिकली इट मेक सेंस। अमेरिका ने बंद करा दिया, ये भी घोड़े पे चढ़ के बंद कर दिया इन लोगों ने। अब जो तेल ले रहे थे पर्शियन गल्फ से, वो भी बंद हो गया साहब। तो क्या करें, रोए पिटे? आपको तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं, यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, एशिया की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो जाए, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। प्रॉब्लम यह है कि साहब आपकी भी इकोनॉमी इसी चपेट में आएगी। इफ यू थिंक यू विल गेट अवे स्कॉट फ्री, यू आर नॉट गेटिंग अवे स्कॉट फ्री, यू आर नॉट गेटिंग अवे स्कॉट फ्री। कुछ सोच के प्रीवियस 7 प्रेसिडेंट्स ने ईरान पे हमला नहीं किया था, क्योंकि उनके जो प्रोफेशनल मिलिट्री स्टाफ, इंटेलिजेंस स्टाफ ने कहा था कॉन्सिक्वेंसेस ABCD हो सकते हैं, तो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि ईरान की फिलॉसफी बड़ी सीधी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब आप पूरी दुनिया को डुबो देना चाहते हैं कि मेरी सिक्योरिटी 2035 में मेरे पे हमला हो सकता था। वो जो एक इनका जो नाम के जो हैं इनके काउंटर टेररिज्म के टॉप एक्सपर्ट, उसने रेजिग्नेशन दे दी। जो साहब ने रेजिग्नेशन दे दी है कि देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तुलसी गैबर्ट ने आज सेनेट को दिया है कि सबसे बड़ा मिसाइल का खतरा पाकिस्तान से है।
वो कर सकता है अमेरिका के ऊपर हमला। कुछ किया है पाकिस्तान का? आप टेररिज्म कर रहे हैं, 40 साल से पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, कुछ किया है आपने उसका? Why these hypocrisy and double standards? Iran is a terrorist state, so is Pakistan. उसके प्राइम मिनिस्टर को, उसके आर्मी चीफ को 3 महीने में 3 बार अपनी गोदी में बिठा के उसकी तारीफों के पुल बांध दिए आपने, और वो ट्रैवलिंग सेल्समैन बन गया है। मैं रेयर अर्थ बेचूंगा, मैं तेल बेचूंगा, मैं पहले निकाल तो ले। ठीक है, अब उसके कहने, अमेरिका के कहने पे वो अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, ओ ये तो बड़ा इजी है दुश्मन, इसको रगड़ दो, मारो, और अमेरिका के सामने घुटने टिकवाओ अफगानिस्तान के। मेरे आका, ये आपको बगराम का एयरबेस चाहिए था, ऐसी मार मारी है अफगानियों को कि ये तुमको अपने आप घुटने पे आके देंगे। इनका खाना बंद करो साहब, मैंने तो इनके ट्रक रोक दिए खाने के। जो भारत भेज रहा था खाना चाबहार से, वो अमेरिका ने बंद करा दिया। व्हाट द हेल, यू सी, हमारे को साहब एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू वॉच आउट फॉर इंडिया एंड इंडियन इंटरेस्ट। 50% हमारा तेल गल्फ से आता है, 60% नेचुरल गैस LNG गल्फ से आती है। कतर की फैक्ट्री बंद हो गई, महीनों महीने गैस नहीं, और जो गैस के 28 जहाज हमारे वहां फंसे हैं गैस और ऑयल के, वो भी ईरान केस बाय केस बेसिस में छोड़ रहा है, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ईरान हमारा फ्रेंड है, पेजिशकियान से बात करी तो कुछ बैलेंस आया है, और हमारा गैस के 3 टैंकर भेज। लेकिन ये कब तक चलेगा साहब? इट इज इन आवर इंटरेस्ट कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। फॉर्चुनेटली हमारे रिश्ते ईरान के साथ, इजराइल के साथ बहुत अच्छे, काफी अच्छे। तो हमें अब इजराइल को भी बोलना पड़ेगा साहब, हमको पूरी सहानुभूति है आपके साथ, आपने हर लड़ाई में हमारा सहयोग दिया है, लेकिन अब आप हमारे पेट पे लात मार रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप हमारी इकोनॉमिक तबाही कर रहे हैं। खुद की जो नुकसान हो रहा है वो तो खैर हम क्या कह सकते हैं, वो तो दैट इज योर डिसीजन, राइट। लेकिन ये दुनिया भर का तबाही, माम, नुकसान हो रहा है, ये आपके बरखिलाफ जाए। You see, you are molding the whole world. You are making the rest of the world line up against you, gang up against you कि साहब इजराइल की वजह से ये लड़ाई हुई है, और कैसी मार हमको खानी पड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये लड़ाई हुई है, और कैसा मुसीबत झेलनी पड़ रही है दुनिया की इकोनॉमी को। फूड क्राइसिस हो जाए अगले साल तो कौन जिम्मेवार? रिसेशन हो जाए इस साल, कौन जिम्मेवार? Will that be a great achievement डोनाल्ड ट्रंप की? I don't think so. खरे खरे अंदाज में बात कही है, मैं बहुत पढ़ रही हूँ और वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहती हूँ। ये कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में अगर कोई विनर है तो वो चाइना है। जिस तरीके से ईरान कह रहा है कि भाई चाइनीज करेंसी में आपको खरीदना पड़ेगा डीजल, पेट्रोल, ये सब जो बातें हो रही हैं, आप अग्री करते हैं? ये सब नैरेटिव सेट किया जा रहा है और कुछ नहीं उससे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल। एवरी डे दैट दिस फाइट लास्ट्स, अमेरिकाज कैपेबिलिटी टू फाइट चाइना विल गो डाउन, क्योंकि अपने मिसाइल स्टॉक, ये डैन केन ने बोल दिया था कि हमारे लिमिटेड मिसाइल स्टॉक्स हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स के, वो खलास हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, अगर चीन से लड़ना पड़ा तो हम तैयार नहीं होंगे। और अगर मैं चीन में जनरल स्टाफ होता तो मैं ये मौका चुन के अगस्त में सी कंडीशंस, मेट कंडीशंस आर परफेक्ट फॉर अटैकिंग ताइवान, मैं चढ़ जाता ताइवान पे। फिर क्या करेंगे आप? तब तक मिसाइल कैपेबिलिटी गैप जो बन गए हैं वो पूरे नहीं होंगे। यूक्रेन को दे दिए आपने, इजराइल के लिए ताबड़तोड़ फायर कर रहे हैं, हर दिन बेतहाशा फायर करके इन्वेंटरी खत्म कर रहे हैं। कल चीन से लड़ाई होगी तो फिर क्या करोगे? Every day that this war lasts will help China, will help Russia, and the Americans will not be able to stop them if Russia attacks and captures Kyiv and Odessa. It will not be able to interfere if China attacks Taiwan.
ये तो कह रहे थे कि मेरा मेन दुश्मन है चाइना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, आप चढ़ गए ईरान के ऊपर, विच इज द बिग 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 डाइग्रेशन, मिलिटरी डाइग्रेशन. It will cost you very dearly in terms of your very restricted interceptor stockpiles. और ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा है इस वक्त, आप इसको भी एस्केलेट होते हुए देखते हैं, या आपको लगता है कि चाइना जिस तरह से मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशन विल बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मलसी? क्योंकि ये लड़ाई तो हमारे बिल्कुल घर के दरवाजे पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तो हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी एक और लड़ाई जो नेबर्स के बीच है, ये आपको कितनी सीरियस लग रही है? और किसका आपको लगता है कि देखिए पाकिस्तान साहब, की पाकिस्तान ने सोचा कि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है तो मैं चढ़ जाऊं इसके ऊपर. भारत से पंगा लिया था तो लेने के देने पड़ गए थे. ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेररिस्ट बेसिस ठोक दिए थे, 11 एयर बेसिस पर खच्चे उड़ा दिए भारत. अब सोचता है कि ईरान के अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, चढ़ जाओ. मैं डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दूंगा कि मेरे आका, आपको बगराम एयरबेस चाहिए था, मैंने मार मार के अफगानों का सिर ठोक दिया है, खूना खच्चर कर दिया है, आप ले लो बगराम का बेस. अरे वाह, ये मुंह मसूर की दाल. ईरान के खिलाफ आपने अपने बेसिस दिए हैं, उनको ड्रोन यहां से चलाने दिए हैं, ठीक है. आपने जो भी CIA के वेपन शिपमेंट्स थे सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान के बरखिलाफ गुरिल्ला फाइटर्स को दिए हैं. आप समझते हैं ईरान को नहीं पता? ठीक है. चीन से आपने 80 करोड़ डॉलर वर्थ पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं. आपका 80-82% वेपन्स एंड इक्विपमेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स की चीन से आया है. ठीक है, चीन से आया. और आप जाके सीधा अमेरिका की गोद में बैठ गए जो चीन का दुश्मन है. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो चीन जाने का प्लान था वो कैंसिल कर दिया, बिकॉज ही इज एट वॉर. उसने सोचा था 2 दिन में मसल के ईरान को भी मैं पहुंच जाऊंगा वहां लेकर कॉन्करर, सरेंडर कर दो नहीं तो ये हाल करूंगा जो मैंने वेनेजुला का किया है, जो मैंने ईरान का किया है. तो अब क्या जाके बोलेंगे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. अब क्या करोगे, क्या बोलोगे? बोले तुम ईरान से तो लड़ नहीं पाए मिडिल टायर पार, मेरे से क्या लड़ोगे? मेरे पास डोंगफेंग 21D मिसाइल है, तुम्हारे सारे कैरियर में अब मेरे को भी पता चल गया है तुम्हारी कमजोरी, कैरियर्स की कमजोरी. मैं डुबो दूंगा टू द बॉटम ऑफ द पैसिफिक. लेने के देने पड़ जाएंगे साहब. एक कैरियर 5,000 नेवी सैनिक गए, वो गए तो आप गए. पॉलिटिकली खलास, खलास. तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई है, इसमें आप अफगान रिस्पॉन्स को कैसे देख रहे हैं आप, कि क्या कितना एस्केलेट होगा सर ये? देखिए, द अफगान्स आर वेरी ब्रेव पीपल. उन्होंने किसी की दादागिरी नहीं सही है. अफगान ट्रेडिशन में 2 चीजें हैं, बदल यानी बदला, दूसरा है मेल मस्तिया कि अगर कोई मेरी शरण में आए तो मेरा पूरा कुनबा मर जाएगा, कबीला मर जाएगा, लेकिन उसको बाल बांका नहीं होने देगा. ये ट्रेडिशन. तभी उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया. वो कितनी मार खाई लेकिन देखिए वो उफ नहीं करी, और 20 साल बाद अमेरिका को खदेड़ दिया वापस. जिस तालिबान को ठोकने आए थे वही तालिबान को हैंड ओवर करके चले गए. कितने सारे हथियार, $40 बिलियन के हथियार दे आए. उन हथियारों से वो ड्यूरेंट लाइन पे अच्छी खासी लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान के साथ. तो खाना है उसके पास, ड्रोन उसके पास है, जिससे उसने नूर खान ठोक दिया, रावलपिंडी ठोक दी. तुम मार सकते हो, तुम हमारे सिविलियन मार सकते हो, औरतें बच्चे मारने के तो स्पेशलिस्ट हो. स्पेशलिस्ट है पाकिस्तान, निहत्थे थे औरतें बच्चे मारने. कोई 400 मार डाले, अस्पताल को हिट किया. Is that a target to be engaged by any civilized country? ये बारबेरियन है ये कंट्री. अफगानिस्तान से तुम्हारे झगड़े, ईरान से तुम्हारे झगड़े, भारत से तुम्हारे झगड़े. तुम्हारा दोस्त कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के श्वेत है तो जूते चाट लो, क्योंकि मैंने अंग्रेजों की बूट लिकिंग की प्रैक्टिस 250 साल की. अबे तुम मरा दोगे पाकिस्तान को. जब सियार की मौत आती है गीदड़ की तो वो शहर की तरफ भागता है.
ये मुल्ला आसिम मुनीर शहर की तरफ भाग रहा है, ये पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ ले जाएगा। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन इंडिया के रुख को लेकर है। जितनी भी, चाहे हम ईरान, इजराइल, यूएस वॉर की बात करें, या ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा है, इसमें स्पेशली जो अपोजिशन है और वो ईरान, इजराइल, यूएस वॉर जो है उसे लेकर ये कह रहे हैं कि भारत का जो रिस्पॉन्स था वो उतना डिफीटिंग नहीं था। पहला उनका कहना है कि पाकिस्तान इसमें बेनिफिशियरी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को तो रशिया डिस्काउंटेड रेट पे तेल ऑफर कर रहा है, भारत को तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो आप इस तरह की ये जो पॉलिटिक्स है भारत के भीतर इस लड़ाई को लेकर और इंडियन गवर्नमेंट का जो रुख है उस पर आपका विश्लेषण मैं चाह रही थी। रशिया इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, कीप इट दैट वे। यहाँ पे एक तबका था कि डोनाल्ड ट्रंप इज टू स्ट्रांग, रशिया इज डिक्लाइनिंग, डोनाल्ड ट्रंप इज द पावर, वो दुनिया को लात मार के रखेगा, उसके गुलाम बन जाओ, खुश रहोगे, सेफ रहोगे। फिट्टे ये जो तबका है भारतवर्ष के अंदर है, हमारी ब्यूरोक्रेसी में और कई जगह, आई थिंक ये वी शुड स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। वी आर अ मेजर वर्ल्ड पावर, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अबाउट टू बी, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, मेजर मिलिट्री पावर। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू आर अ मेजर ग्लोबल प्लेयर, बिहेव लाइक दैट। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स। आपको, यू आर बेस्ट प्लेस टू गेट दिस वॉर स्टॉप्ड। आपकी ईरान से दोस्ती है, ईरान हेल्प यू टू गो टू अफगानिस्तान, सेंड सप्लाईज टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाबहार पोर्ट दिया। अब आप उसको भी लात मारो क्योंकि अमेरिका उससे खुश नहीं है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप के चीयर लीडर नहीं बन सकते, उसमें नुकसान होगा भारत। अगर तेल के टैंकर छुड़ाने हैं तो आपको ईरान से अच्छे रिश्ते रखने होंगे। आपको तेल चाहिए, रूस से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए थे, आपके थे। व्हाट वाज द नीड टू गेट ओवर क्लेवर, यू सी। लेकिन अभी भी आई होप ये रियलाइजेशन आ जाएगी कि द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। लगता है कई लोगों ने यहाँ फैसला कर दिया, अरे यूनिपोलर वर्ल्ड होगी, अमेरिका का दबदबा होगा, अमेरिका के पीछे लग्गू बन जाओ, उसकी लाइन लगा लो। और ये एस्टिमेट इसलिए लगाया था कि भाई इस लड़ाई में कौन जीतेगा। ज्यादातर लोगों का एस्टिमेट था अमेरिका और इजराइल जीत जाएगी। बहुत कम हम लोग जो मिलिट्री प्रोफेशनल थे वो कह रहे थे साहब इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। और हमारे हित में नहीं है कि अगर वो ऐसे हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री को पीट पीट कर कॉलोनी बनाता जाए, फिर तो वो कल, आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी आ सकती है। वो कहते हैं ना हिटलर के जमाने में जब वो पढ़ उसी के घर आया तो मैं खुश हुआ कि मेरे घर नहीं आया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे के पास आया, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर तीसरे दिन मेरे घर आ गए। अब वो कोई मित्रता का कार्य तो नहीं है कुकी लैंड बनाने की कोशिश करना और हथियार देना और ड्रोन देना। ये कोई, इट्स नॉट अ फ्रेंडली एक्ट, इट्स नॉट फ्रेंडली। सो वील हैव टू टेल देम साहब मुंह में राम राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, आप साफ बात करिए। आप कह रहे थे आपको चाइना से लड़ने के लिए भारत की जरूरत है, चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की जरूरत। अब आप कह रहे हैं आप तो चाइना के साथ तिगड़म फिट कर लेंगे साहब, आपको रेयर अर्थ चाहिए तो भाड़ में गया इंडिया, भाड़ में गए जापान, भाड़ में गया कोरिया, भाड़ में गया फिलीपींस। मैं तो, मेरा हित अब चीन के साथ है तो मैं वो कर लूंगा। तो मतलब आप इतना सांप की कैंची की जबान में बोलेंगे तो फिर विश्वास कौन करेगा। बिफोर आई लेट यू गो, आपने इस वॉर को बहुत जिस तरह जो आपने संकेत दिए वो एकदम सही साबित हुए। मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ आपका प्रेमोनिशन क्या है, ये लड़ाई आपको कितनी लंबी खिंचती हुई दिख रही है? मुझे पता है आपके पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन फिर भी एज एन एक्सपर्ट। देखिए साहब, लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, एक मैथमेटिकल इक्वेशन इस लड़ाई की ड्यूरेशन और आउटकम तय करेगा। मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन क्या है? मिसाइल इक्वेशन, इजराइल और अमेरिका के पास कितने इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, दैट नंबर इज क्लासिफाइड बट इट इज गेटिंग डेंजरसली लो।
कल कहा जा रहा था कि 300 मिसाइल फायर किए ईरान ने तल अवीव पे, इजराइल पे, और हार्डली एनी इंटरसेप्टर्स रोज टू इंटरसेप्ट। ठीक है साहब, ईरान के पास कितने ऑफेंसिव मिसाइल हैं, कितने हाइपरसोनिक, कितने सुपरसोनिक, कितने सबसोनिक, ये इक्वेशन डिसाइड करेगी। ये इक्वेशन मेरे हिसाब से आपको पैटर्न मॉडलिंग पे जाना होगा। पैटर्न मॉडलिंग कहती है कि पिछली बार जो जून में लड़ाई हुई थी पिछले साल 12 दिन चली थी, अब 18 दिन हो गए, क्योंकि तैयारी ज्यादा थी और लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल है ईरान के लिए, वो अपनी जान के लिए लड़, आप उसके लीडर मारे जा रहे हैं। पहले अमेरिकन कांग्रेस ने एक लॉ पास किया था कि CIA को बैन किया था असैसिनेशन से, अब असैसिनेशन आपकी नेशनल पॉलिसी होगी। असैसिनेट लीडर्स ऑफ एडवर्सरी कंट्री। इज दिस द लॉ ऑफ द जंगल? कोई कानून रह गया, कोई सभ्यता रह गई साहब? आप तो एक मॉबस्टर की तरह कर रहे हैं। मेरे सारे दुश्मनों को मार डालो, उसकी फैमिली मार डालो, उसके घर में जाओ, डिनर खा रहा है ठोक दो, बेचारा सड़कों पे घूम रहा था, लारी जानी छुप भी नहीं रहा था, मार दिया मार दिया मार दिया। क्या तीर मारा साहब? क्या हैव यू स्टॉप द वॉर? हैव यू वन द वॉर? जिस दिन आप जीत जाएंगे हमें भी बता दीजिए साहब, हम भी देख रहे हैं। मेरा अंदाज ये है कि ये जो मिसाइल स्टॉक्स हैं ये बिल्कुल या तो खत्म होने की कगार पे आ गए या होने ही वाले हैं एनी डे। ठीक है, उस दिन या तो आपको ऑफ रैंप दिखेगा, ये लोग सीज फायर की कोशिश करेंगे, या फिर ये जो हाई इंटेंसिटी फेज लड़ाई का खत्म हो जाएगा, लंबा लो इंटेंसिटी फेज चल सकता है महीनों महीनों। अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज महीनों महीनों बंद रही तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि दुनिया की इकोनॉमी का क्या सवा सत्यानाश होगा। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू।